आज मैं आपके सामने एन के केस का जिक्र करना चाह रही हूँ। एन जो कि एक 24 साल की भरे पूरे बदन वाली खूबसूरत आर्किटेक्चर की छात्रा थी। वैसे तो वो एक इंटेलिजेंट छात्रा थी और अपनी जो उसका क्षेत्र था उसमें वो उसके कार्य बहुत सराहनीय थे, लेकिन इसके बावजूद उसे सफलता से डर लगता था। अब ये बात अपने आप में बहुत अजीब है कि किसी व्यक्ति को शोहरत से डर लगता है, किसी व्यक्ति को सफलता से डर लगता है, लेकिन एन के मामले में यही था। एन को अपनी सफलता से डर लगता था, अपना शोहरतमंद हो जाने से डर लगता था। और इसी तरीके से कुछ एक सपने भी थे जो उसे कुछ शायद गाइड कर रहे थे, शायद उसे आगे का रास्ता बता रहे थे जिन्हें वो नहीं समझ पा रही थी। जब वो ब्रायन विज के पास आई और ब्रायन विज ने उसके साथ कुछ सेशन शुरू करे, तब समझ में आया कि क्यों एन को सफल होने से डर लगता है, शोहरतमंद हो जाने से डर लगता है। इसलिए क्योंकि एन के लिए सफल होने का मतलब था हिंसा, खुद को प्रकट करने का, यानी शोहरतमंद हो जाने का मतलब था दंड, सजा, और खुद पे गर्व करने का मतलब था मौत। इस वक्त ये बातें सुनने में अजीब लग रही हैं, लेकिन जब एन का पूरा केस क्लियर होता है तब समझ में आता है कि क्यों सफलता और शोहरत के अर्थ ही एन ने कुछ और निकाले हुए थे। शायद एन के मार्गदर्शक उसे स्वप्न के थ्रू गाइडेंस दे रहे थे। एन ने एक सपना देखा और वो सपना ऐसा था कि उसे उसका अर्थ तो समझ नहीं आया, लेकिन जब वो उठती थी तो वो ऐसे लगता था जैसे वो पसीने से नहाई हुई है। इस तरह के कुछ एक सपने उसे कुछ दिनों से आ रहे थे। सपने में उसे एक आवाज़ आई, जैसे कोई मैसेज मिला हो। वो थी कि फ्यूचर की जिस एन को तुम देख रही हो वो अपने ही चुनावों का और अपने ही फैसलों का परिणाम है। ये एक आवाज़ थी जो किसने दी, वो स्त्री थी या पुरुष था, यहाँ तक भी उसे पता नहीं, लेकिन वो कहती है कि ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई परम ज्ञानी है जहाँ से मुझे ये आवाज़ आई है। और ऐसा महसूस हो रहा था कि एन अपने भविष्य में क्या चुनेगी ये वो परम ज्ञानी जानता है, लेकिन जहाँ तक एन की बात थी एन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लिए थे सब वो बस बिना सोचे समझे उसी मोमेंट में बस मनमाने ढंग से ले लिया करती थी। कोई सोच समझ के लिए वे फैसले आज तक उसके जीवन में ऐसे कुछ था ही नहीं। अब वैसे थी तो वो आर्किटेक्चर की छात्रा, लेकिन उसकी मंशा वो बहुत ही अनूठे डिज़ाइन के मकान बनाए या पर्यावरण के अनुकूल मकान बनाए, इस तरह की कुछ उसकी इच्छाएं नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कुछ और फीलिंग्स पैदा होती थी। उसे लगता था कि वो ऐसे मकान बनाए जहाँ पर अमीर और गरीब सब प्रेम से रहें, एक खूबसूरत जगह जहाँ पर प्रेम हो, सद्भावना हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट थी, तो उसका कार्य था सस्ते अच्छे मकान बनाना, पर्यावरण के साथ अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल मकान बनाना, उसका इस तरह का कार्य था। लेकिन वो सोचा करती थी कि वो ऐसे मकान बनाए जहाँ सब हों, अमीर भी हों, गरीब भी हों, लेकिन सब में प्यार हो। जब वो ब्रायन विज के पास आई और उसके सेशन शुरू हुए, उसके बाद भी उसे एक सपना आया। उसका अर्थ भी वो नहीं समझ सकी कि वो क्या था, लेकिन इस बार फिर वैसा ही एहसास था कि कोई जैसे परम ज्ञानी सत्ता है और वो उसको बता रही है कि उसने जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है वो प्रोजेक्ट भविष्य से जाकर जुड़ता है। उसका भविष्य ये है कि वो अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई राइटर कोई नॉवल लिखने के लिए बैठे और उसे सपना आए कि वो नॉवल तो वो पहले ही लिख के रेडी कर चुका है, बस कुछ इस तरह से। खैर, उसे अपने इन सपनों के कोई अर्थ मालूम नहीं थे, क्या मीनिंग है, क्या कहने चाह रही है वो सत्ता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इतना ज़रूर था कि स्वप्न में जो उसे ये मैसेज आ रहा था कि जो उसका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट उसके भविष्य में अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा, वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि इस बार उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने में बड़ी बाधा आ रही थी उसके लिए।
सुनने में तो ये कोई बाधा लगेगी ही नहीं, लेकिन उसके लिए ये बाधा थी। उसके प्रोजेक्ट के पूरा होने में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि उसे लाइमलाइट में आने से डर लगता था। वो सबके ध्यान का केंद्र बन जाएगी, इस बात से उसे डर लगता था। और अगर कोई उसके काम की तारीफ कर दे तब तो उसका मन बहुत बेचैन हो जाता था। अब सुनने में तो ये बात अजीब ही लगती है कि कोई जब एन के काम की तारीफ करता था तो बजाय खुश होने की वो बेचैन हो जाती थी। और यही वजह थी कि ज़्यादातर वो अपनी ड्राइंग्स को, अपने डिज़ाइंस को अपना नाम लिखे बिना कि ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है, अपना नाम लिखे बिना ही जमा करा देती थी। और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे ये बात सुन के ही वो डर जाती थी कि कोई मेरी प्रशंसा ना करे। और जितने बड़े पैमाने पर वो ये बात सोचती थी कि उसे प्रसिद्धि मिल जाएगी और लोग उसे चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा उसे डर लगता था। अब क्योंकि उसके ये जो सपने थे वो भी एक भविष्य की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी, और जो उसके डर थे वो भी भविष्य से जुड़े हुए थे कि कोई मेरी तारीफ कर देगा, कोई मुझे शोहरत मिल जाएगी, ये डर भी उसके भविष्य से जुड़े हुए थे। तो इससे पहले कि ब्रायन वीज उसको उसके पास्ट का एक्सपीरियंस कराते, उन्होंने फैसला लिया कि जो भी संभावनाएं हैं उसके भविष्य की वो उसे दिखा दी जाएं पहले। यानी एन को पहले प्रोग्रेस थेरेपी से गुजारा जाए ताकि वो क्या फैसला लेगी और उसकी क्या संभावना होगी, क्योंकि अभी तक तो ये हमें पता ही है कि जो भी हम भविष्य जब भी देखते हैं तो वो एक निश्चित भविष्य नहीं होता, वो सिर्फ एक संभावना होता है। हमारा फैसला हमारे भविष्य को बदल सकता है। तो यहाँ पर भी जो एन थी, जो उसने अपने अलग अलग भविष्य देखे, जो क्योंकि हर निर्णय के साथ उसका भविष्य बदलना है, तो जो उसने अपना इस जो प्रोग्रेस थेरेपी हुई उस प्रोग्रेस थेरेपी में जो उसने देखा कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट से वो जुड़ी हुई है उसका क्या होगा। अब जो उसने भविष्य की संभावनाएं देखी वो इस तरह से थी। एक जो संभावना थी यानी उसका भविष्य था, उसने देखा कि वो एक आर्किटेक्चरल कंपनी में एक क्लर्क की तरह कार्य कर रही है। वो कुछ क्रिएट नहीं कर रही है, सिर्फ जो उसे ऑर्डर दिए जाते हैं और वो उनको लिखती है और उनको फॉलो करती है। यानी वो दूसरों की क्रिएशन को, दूसरों के विचारों को उनको लिख रही है, बस वो खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रही है। ये उसका एक भविष्य था। और एक दूसरा जो भविष्य उसने देखा, उसमें उसने देखा कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए वो काम कर रही है वो पूरा हो चुका है, और उसमें कुछ एक उसके डिज़ाइन भी हैं जो शामिल किए गए हैं, लेकिन वो सभी डिज़ाइन परफेक्ट नहीं हैं। यानी उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में उसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है, उसको उसने कुछ विशेष योगदान नहीं दिया है। और उसने एक तीसरी संभावना देखी, अपने भविष्य का एक तीसरा रूप देखा। उसमें थी कामयाबी। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिससे वो जुड़ी हुई है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और वो पूरी तरह से उसी के डिज़ाइन पर बना है, और जितने भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हैं और लॉबी में लगे हुए जो पत्थर हैं उन सब के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। ये जो उसके भविष्य की तीसरी संभावना उसके सामने आई, उसकी कामयाबी की, होना तो ये चाहिए था कि इसे देख लेने के बाद वो खुश होती कि उसके बनाए हुए डिज़ाइन इतने अच्छे स्तर पर कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अपनी कामयाबी की बात सुनकर वो और ज़्यादा बेचैन थी। और जब वो अपना भविष्य देख लेने के बाद, ये तीनों अलग अलग संभावनाएं देख लेने के बाद इस सेशन से बाहर आई, तो उसने सबसे पहले ब्रायन वीज को यही कहा कि यही तो मेरा डर है, प्रसिद्ध होने का डर, सफल होने का डर, नामचीन होने का डर, यही तो डर है। और जब भी मैं उस तीसरी संभावना को याद करती हूँ कि मैं बहुत सफल हो गई हूँ, मेरे प्रोजेक्ट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसके बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे दिल में और भी ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। यानी ये तीसरी सफलता की बात को सुनकर प्रोग्रेस थेरेपी में जो उसने तीसरी अपनी अच्छी सफलता को देखा, उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा बेचैन थी। इस सारे केस में ये बात तो क्लियर हो ही चुकी थी कि एन को ऐसा नहीं है कि वो अहंकारी है या उसके अंदर ईगो है, लेकिन उसे फिर भी सफलता से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि सफल होने के बाद वो बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाएगा उसके अंदर, इसलिए वो सफलता से डरती है, नहीं, उसे
बिना किसी रीज़न के ही सफल होने से डर लगता है, शोहरतमंद हो जाने से डर लगता है, इस जिसके पीछे कोई वजह नज़र नहीं आती, कम से कम उसके इस बर्थ में तो कोई वजह नज़र नहीं आती। अब ऐसा क्यों? जब ब्रायन विल्स द्वारा उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो उसमें जो चीज़ निकल कर सामने आई, उसने देखा कि वो एक कबीले का लड़का है और जो उसके सरदार का बेटा है, जो कि उम्र में उससे 2 साल बड़ा है, उसका दोस्त है, वो उसके कंपैरिजन में घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में इतना पारंगत नहीं है जितना कि एन। जब उसके इन गुणों की तारीफ होती है तो वो उसे पसंद नहीं करता, वो सरदार का लड़का उसे नापसंद करता है। अब एक्चुअली में क्योंकि उसके पिता कबीले के सरदार थे तो स्वाभाविक तौर पे गद्दी तो उसी लड़के को जानी थी, चाहे वो कंपैरेटिवली तीरंदाजी में, तलवारबाजी में, किसी भी चीज़ में एन का मुकाबला नहीं करता था, इसके बावजूद गद्दी उसी को जानी थी। अब स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि जो कबीले के और लोग थे उनके सामने क्या प्रदर्शित हो रहा था? उनके सामने ये प्रदर्शित हो रहा था कि एन घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में, यानी एक सिपाही के तौर पर एन ज़्यादा बेहतरीन है उस सरदार के पुत्र से जो आगे उनका मालिक बनने वाला है, जो एक तरह से उनका राजा बनने वाला है, उससे ज़्यादा बेहतरीन तो एन है। और ये चीज़ ना उस सरदार के बेटे को ना उस सरदार को, दोनों को ही बिल्कुल नागवार गुजर रही थी। हालांकि एन उस लड़के के रूप में खुद कामयाबी पर कामयाबी हासिल करता जा रहा था, उसे ये नहीं पता था कि सरदार और सरदार का बेटा उससे इस कदर नफरत करते हैं, इस कदर उनके मन में एक तरह से अपमान की आग जल रही है कि वो उनसे बेहतर क्यों है। उसे इस बात की खबर तक नहीं थी और वो और बेहतर परफॉर्म करता जा रहा था। और इस बर्थ में उसका अंत कैसे हुआ? गांव में एक घुड़सवारी की प्रतियोगिता आयोजित की गई, सभी लड़कों ने उसमें भाग लिया और उस कबीले के सरदार के बेटे ने भी, लेकिन उसका बहुत दृढ़ संकल्प था कि वो मेहनत करेगा और इस घुड़सवारी की प्रतियोगिता में सबसे आगे निकलेगा। और यही हुआ, उसने इस घुड़सवारी की प्रतियोगिता को जीत लिया, उसने अपना संकल्प पूरा कर लिया। अब गांव के जितने भी लोग थे वो इस बात से बहुत खुश थे और इस बात का जश्न मना रहे थे कि एन जीत गया है। उसने भी अपनी सफलता की इस पार्टी का आनंद मनाया और उसके बाद शराब के नशे में गांव के बाहर एक मैदान में जाकर लेट गया। जब वो सो गया तो मुखिया का बेटा, जो कि उसी से हारा था और उसको अपनी हार नागवार थी, मुखिया का बेटा दबे पांव आया और उसने एन का गला रेत दिया। जब उसका गला काटा गया तो उसी वक्त उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी मृत्यु तड़प तड़प के हुई। वो अपने खून को बहता हुआ अपना कटा हुआ गला देख रहा था। उसके इस बर्थ से निकलकर ये चीज सामने आई कि आज की एन को क्यों है सफल हो जाने से डर, क्यों है लोगों की प्रशंसा पाने से डर, क्यों है कामयाब हो जाने से डर, क्यों है शोहरतमंद हो जाने से डर। लेकिन ये सिर्फ उसका एक बर्थ था, उसके बाद भी कुछ इसी तरह के एक्सपीरियंस जो एन के सामने आए। और एक दूसरे बर्थ के एक्सपीरियंस में जो एन ने देखा कि वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार है, लेकिन उसका जो कंपटीटर है उसने उसी के संगीत को चुरा लिया है और उसको अपने नाम से पब्लिश कर दिया है। और ऐसा करने की वजह से जो एन का कैरियर था वो तबाह हो गया। और एक तीसरे बर्थ में जो उसने एक्सपीरियंस किया कि एक कबीला जहाँ पर कुछ प्रथाएं थीं, कि कुछ जानकारियां हैं, कुछ रीति रिवाज हैं जो बस उस कबीले के पुरुषों के ऊपर ही लागू होते हैं, उन्हीं को उसके विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। जैसे कि कुछ समाज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्त्री पुरुष के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो उस समय पर उसने फिर एक बार यही देखा कि उसने किसी तरीके से उस क्लास का वो हिस्सा बनी जिस क्लास में पुरुषों को कुछ रीति रिवाज, प्रथाएं, कुछ खास किस्म की चीज़ें सिखाई जाती थी। वो एक लड़की होते हुए भी उस क्लास का हिस्सा बनी और उसने वो सब कुछ सीखा जो लड़कों को सिखाया जाता है। और ये देखकर उस समाज का जो पुरुष वर्ग था वो क्रोधित था कि एक लड़की ने कैसे पुरुषों के जो दायरा था उसमें सेंध लगाई है। और इस वजह से
एन को ये कहा गया कि एन ने कानून तोड़ा है। जो काम पुरुषों का था उसे सीखकर, या जो प्रथाएं पुरुषों के लिए थी, जो जानकारी पुरुषों के लिए थी, उसे प्राप्त कर कर उसने कानून तोड़ा है और इसलिए एन को मृत्युदंड की सजा दे दी गई। यानी हर बर्थ में निकल के क्या आया सामने, यही कि उसकी बुद्धि, उसकी कलाकारी, उसका हुनर, उसकी मेहनत, इसकी वजह से उसको मार डाला गया, उसका कैरियर तबाह किया गया और बेवजह कानून तोड़ने के जुर्म में उसे सजा दी गई। अब जाके ये बात क्लियर हो रही थी कि एन के लिए हर चीज़ का मीनिंग ही उल्टा था। उसके लिए सफलता का मतलब था हिंसा। उसके लिए खुद को प्रकट करना यानी शोहरत हासिल करने का मतलब था दंड, सजा। और उसके लिए खुद पर गर्व करने का मतलब था मौत। खैर, इस सारे सीन को समझने के बाद एन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके बाद एन, जो पहले अपने प्रोजेक्ट के नीचे साइन नहीं किया करती थी कि इसे मैंने बनाया है, अब उसने साइन करने शुरू करे। अब उसने जो भी कार्य बेहतरीन वो करती थी उसका क्रेडिट खुद लेना शुरू किया। उसने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का एक मॉडल बनाया और बेहतरीन मॉडल का इनाम भी जीता। चाहे पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक एन अब अपनी सफलता का श्रेय खुद लेती है। उसे अपने पहचाने जाने से डर नहीं लगता, अपनी कामयाबी को स्वीकार करने से डर नहीं लगता। अब जो एक मैसेज मिला था एन को स्वप्न के थ्रू, जिसमें एन को कहा गया था कि भविष्य की जो एन है वो उसी के फैसलों का परिणाम है। तो आज ये चीज़ निकल के सामने आती है कि आज की जो एन है, आज की एन ने जब ये फैसला लिया कि वो अपने ऊपर काबू पाएगी, वो अपने इन डरों पर जीत पाएगी, तो आज की जो सफलता प्राप्त एन है वो अपने इसी फैसले का परिणाम है। वरना भविष्य कुछ और भी हो सकता था। वो अगर इसी डर के साथ जीती रहती तो भविष्य ये भी हो सकता था कि वो एक साधारण सी क्लर्क बन के रह जाती और उसकी जो काबिलियत है वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाती। अब भी उसे कभी कभी मार्गदर्शक द्वारा सपने में संदेश तो मिलते हैं, लेकिन अब वो डरती नहीं है। अब वो पसीने से तरबतर नहीं हो जाती जब उसे इस तरह से संदेश मिलते हैं। एन का केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन एन के केस से हम ये सीख सकते हैं कि जिस भी सेकंड, जिस भी क्षण आप ये समझ जाते हैं कि हर तरह के डर को, जो भी डर आपके अंदर है, उसे जिस दिन आप बाहर निकाल देते हैं, अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जिस दिन उसके खिलाफ खड़ा होना आप सीख जाते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, उसी दिन से वो डर छोटा होते होते एक दिन गायब हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक सिंगल पैनी भी एक्स्ट्रा खर्च किए, आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। और इन दुआओं को प्राप्त करने के लिए आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे दिए गए अमेज़ॉन लिंक से जो कुछ भी परचेज़ करते हैं वो आपको उसी कीमत पर मिलेगा जिस कीमत पर आप इस लिंक के बिना परचेज़ करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।